हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत चैनल पे स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स डीडीयू से बीएड कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है 114 और पूरा फुल सब्जेक्ट कोड है EDU BED 114 और सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व। इसको हम कवर कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। ठीक है, दोनों ही पार्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और अगर उनको आपने नहीं देखा है तो मैं इसी नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर वो आपसे मिस हो गई है तो उनको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, और यूनिट 2 में टोटल लगभग 15 क्वेश्चन है। मैंने पार्ट 2 में 10 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और एक्सप्लेन भी करना इंपॉर्टेंट होता है, तो 5 क्वेश्चंस जो यूनिट 2 से और बचे हुए हैं उनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और वो 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, फुल फॉर्म्स हैं, कौन से ईयर हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा अलग बनाया है। और इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है स्क्रीन पे ना दिखे आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, और बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो अब साथ में आपको शोर के साथ साथ इसको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है वीडियो का पार्ट 3। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देंगे। क्वेश्चन नंबर जो लोग भी व्यूवर जो पहले वीडियो देख चुके हैं, इसके पहले के जो क्वेश्चंस में हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर प्रोग्राम की बात की थी। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ। 2 तरह के होते हैं ट्रेनिंग्स। एक होती है प्री सर्विस ट्रेनिंग, एक होती है इन सर्विस ट्रेनिंग। ये टीचर्स के लिए होती है। ठीक है, प्री मतलब पहले, सर्विस मतलब सर्विस के पहले जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, बोर होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार आप रिवीजन करते हैं तो चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ती हैं, आपको समझ आ जाती है। तो प्री सर्विस, सर्विस के पहले की आपको जो ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आप एमएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, मैं एमएड कर रही हूँ, तो ये सर्विस में जाने से पहले की हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि हमें किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा प्री सर्विस में। आपका इन सर्विस में आएगा जब आप सर्विस में जाते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर में या तो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे किस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसमें ऑप्शंस आते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं। ये सब आपके इन सर्विस, जब आप सर्विस में रहते हैं तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज चलते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, द ड्यूरेशन ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज़ 4 वीक कंसिस्टिंग ऑफ 24 वर्किंग डेज़। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो इन सर्विस टीचर, मतलब आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, और न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स के लिए तो कंपलसरी है ही। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम मतलब 4 हफ्ते का होता है और 24 दिन का होता है। ठीक है, मतलब 1 हफ्ते में 6 डेज़। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी? ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। ठीक है, अब ऑप्शन पॉइंट नंबर बी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है आपकी रिफ्रेशन प्रोग्राम की। रिफ्रेशन प्रोग्राम की जो अवधि होती है वो होती है 3 हफ्ते या 18, मतलब हफ्ते की अगर बात करें तो 6 डेज़, वीक की बात करें तो 3 वीक्स। ठीक है, तो मतलब टोटल 3 वीक्स है और आपके 6 डेज़ पर वीक, तो 18 दिन हो गए। तो अगर आप वीक भी याद करते हैं कि 4 वीक, 4 हफ्ते का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 4 वीक और 3 वीक भी याद कर सकते हैं, तो अगर कभी क्वेश्चन में आपको डेज़ पूछ दिया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डेज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम 4 हफ्तों का हो गया, टोटल 1 महीने, और आपका रिफ्रेशन प्रोग्राम हो गया 3 हफ्ते का। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी अटेंडेड द रिफ्रेशन प्रोग्राम। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ही चीज़ें एक साथ पैरेलल हैं, मतलब आपको अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आप रिफ्रेशन प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने बताया आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। इसका सही क्या होगा, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी अटेंडेड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हमेशा जो रिफ्रेशर प्रोग्राम है वो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद होता है। तो यहाँ पे उल्टी बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो आपका इनकरेक्ट है, और करेक्ट क्या होगा कि रिफ्रेशर प्रोग्राम से पहले आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं यहाँ पे, द ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज़ फॉर बोथ न्यूली रिक्रूटेड टीचर ऑन इन सर्विस, ठीक है। तो दोनों के लिए ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि एडिट करते टाइम पे यहाँ पे चीज़ें ऐड कर दूँ, ठीक है। टाइम बहुत कम मिलने की वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से कोशिश तो की गई है कि बेस्ट आप लोग सभी को दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए आप लोग, ऐसा आंसर नीचे लिखा हुआ है तो आंसर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है, आप फिर यहाँ पे अभी देखेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे। थोड़ी शोर की प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, जिला स्तर पे यहाँ पे कौन सा ऐसी संस्था है जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, डायट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपका डायट का फुल फॉर्म क्या है। डायट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो डायट है वो प्राइमरी जो स्तर के शिक्षक होते हैं, क्लास 1 to जो 5 तक पढ़ाते हैं, उनको जिला स्तर पे जो डायट है वो प्रशिक्षण देने का काम करती है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे एक और बनता है। पहला क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि भाई डायट कब फॉर्मेशन हुआ डायट का, तो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हुआ है 1988 में, ठीक है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। बाकी भाई दो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, NUEPA SIEMAT, ये आखिर क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये NUEPA है, इसका सबसे पहले नाम था NIEPA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है NIEPA का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये NIEPA है, इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे NUEPA है, U फॉर यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको NIEPA पूछता है या NUEPA, तो दोनों ही चीज़ें एक हैं। पुराना नाम NIEPA था और नया नाम है NUEPA, ठीक है। तो अगर NIEPA या NUEPA की बात करता है कि भाई किस ईयर में आया, तो 1962, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कभी भी जो ईयर है उसको अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे NCERT की स्थापना कब हुई, 1961 में हुई। NIEPA कब आया, जिसका बाद में नाम चेंज होकर के NUEPA, ये 1962 में आया, ठीक है। तो ये बातें हम यहाँ पे डाइट का बात बता दिया। डाइट के बारे में 1988 में आया, NCERT 1961 में आया, NUEPA आपका 1962 में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद अगर NCTE पूछता है तो आपका 1995, ठीक है, 1995। ये छोटी छोटी जानकारी है बट ये बड़े काम की चीज़ है, और इससे आप देखिएगा एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सिर्फ बीएड में ही नहीं, आपके आगे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमएड एंट्रेंस में, या कभी भी आप कभी KVS देंगे, DTBL, तो कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हर एग्ज़ाम्स के सिलेबस में हैं चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है SIEMAT, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है।
तो SIEMAT का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ स्टेट की बात हो गई है, तो जब भी हम किसी नेशनल लेवल संस्था की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपका NUEPA है या NIEP है, तो ये नेशनल लेवल पे एक ही संस्था होगी। बट जब हम किसी संस्था की स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो भाई हर स्टेट में वो संस्था होगी। ठीक है, तो जो SIEMAT है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम यूपी में रहते हैं तो हमें यूपी SIEMAT के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो यूपी SIEMAT की स्थापना 1995 में हुई। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बना कि अरे गला थोड़ा ख़राब है तो दर्द कर रहा है। पहला क्वेश्चन बना कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी ऐसी संस्था है जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देती है प्राथमिक स्तर पर, तो डाइट हो गया है। डाइट का फुल फॉर्म हो गया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं तो प्लीज़ इसको कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करिए, जितनी बार आप लिखते हैं तो चीज़ें याद होती हैं। और डाइट की स्थापना कब हुई? 1988 में। उसके बाद NCERT कब आया? 1961 में। NUEPA कब आया? 1962 में। NCT की स्थापना कब हुई? 1995 में। ठीक है, और उसके बाद यूपी SIEMAT यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई? 1995 में। ठीक है, अब NCT और यूपी SIEMAT की स्थापना एक ही ईयर में हुई है, 1995 में। ठीक है, तो आई होप अभी तक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, कौन सा कथन सही है? तो डाइट में कुल कितने विभाग होते हैं? 8 विभाग होते हैं, बिल्कुल सही है। डाइट एक नोडल एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ये नोडल एजेंसी है, सही है। पिंक गाइड बुक डाइट से संबंधित है, बिल्कुल ये सही बात है। डाइट की स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 1988 को तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, एक नोडल एजेंसी है, 8 विभाग है। पिंक गाइड बुक के बारे में बात करते हैं कि पिंक गाइड बुक आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टू इंश्योर uniformity in the functioning of diets, Pink Book published in 1989 by HRD Ministry। ठीक है, 1988 में डाइट आया, फिर 1 साल के बाद पिंक बुक की बात की गई कि भाई एक ऐसी पिंक बुक बनाते हैं जो मतलब जितने भी सारे डाइट्स हैं हर जगह वो पिंक बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो हर डाइट में फॉलो की जाएंगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस डाइट में कुछ अलग तरह से काम चल रहा है, अलग तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई और डाइट है तो उसमें दूसरे तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा नहीं। पिंक बुक मतलब एक स्मूथ फंक्शनिंग और एक सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनिंग की बात करता है कि सभी डाइट में पिंक बुक में दिए गए जो रूल्स हैं उस हिसाब से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक बुक की ये बात है। और इससे क्वेश्चन और बुक मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि डाइट से रिलेटेड कौन सा बुक सही है? ऑप्शन नंबर ए पिंक बुक, ऑप्शन नंबर बी रेड बुक, ऑप्शन नंबर सी ब्लू बुक, नन ऑफ द अबव। तो आप पिंक बुक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन सही हैं, 4 MCQs यहीं से तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो पिंक बुक का भी ईयर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1989 बाई HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र का लाइट हाउस कहा है? तो स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब लाइट हाउस क्यों कहा गया है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए आप सभी लोग, कमेंट में लिख के बताइए आपके व्यूज़ क्या हैं। मेरा व्यूज़ ये है लाइट हाउस को लेकर के कि जो डाइट है वो प्राथमिक लेवल पे शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है, और आई थिंक जो प्राइमरी लेवल है ना वो बच्चों का मतलब बच्चों के फ्यूचर का एक बेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए ये डाइट को लाइट हाउस कहा जाता है, क्योंकि
ये हेल्प करता है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है और प्राइमरी लेवल पे वो शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चों का बेस मजबूत होता है। ठीक है, ये एक बात है। और इसमें डाइट की बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 1988 में ये आया। ठीक है, और पिंक गाइड बुक आपकी डाइट से ही रिलेटेड है, जो एक यूनिफॉर्मिटी लाती है, जितने भी डाइट्स हैं उनमें शिक्षकों की ट्रेनिंग किस तरह से होगी। एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी तो एक नेशनल लेवल की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे SIERT जो है, जो आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो नेशनल काउंसिल ऑफ है, यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये SCERT हो गया। ठीक है, उसके बाद SIERT। ठीक है, तो जो SIERT होता है, ठीक है, ये डाइट के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। मतलब जो डाइट है, ये डाइट की फंक्शनिंग किसके अंडर होगी? ठीक है, डाइट खुद में एक नोडल एजेंसी है, लेकिन ये डाइट किसके अंडर में काम करता है, कहाँ से, मतलब कोई तो उसके ऊपर भी एक संस्था होगी जो इसको मतलब हेल्प करती होगी। ठीक है, तो अगर पूछता है कि भाई डाइट किसके अंडर में काम करता है, ठीक है, तो SIERT होगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और IESC का फुल फॉर्म मैं डाल दूँगी एडिट करते टाइम पे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें कवर करते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में है। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ IESC के बारे में, मैंने इसको अपने नोट में लिखा हुआ है। IESC का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, और ये इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है और ये हर स्टेट में इस तरह के इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। ठीक है, एम ऑफ IASE इज़ टू अपलिफ्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड एक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपका जो कहने को 5 क्वेश्चन है, बट इससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ईजिली बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है कि आप लोग का टाइम भी बचे और आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे अगेन पूछा गया है क्वेश्चन कि विच एजेंसी प्रोवाइड्स प्री सर्विस ट्रेनिंग, तो कौन सी एजेंसी, तो इसका ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने भी बताया NUEPA के बारे में। ठीक है, जो जिसका मतलब पहले नाम था NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में नाम चेंज करके नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन किया गया। डाइट की बात आप लोग जानते हैं, इसके नोडल एक एजेंसी है, ये प्राइमरी लेवल पे शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। पिंक गाइड बुक डाइट से रिलेटेड है, 1988 में डाइट की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद SIEMAT के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बात की। इसका फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, तो ये हर स्टेट में पाए जाते हैं। तो UP SIEMAT की स्थापना कब हुई? 1995 में। 1995 में ही NCTE आया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, रही बात UGC की बात करते हैं, तो UGC के बारे में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है कि भाई स्थापना हुई 1953 में, उसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और UGC के आई थिंक 6 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, ये भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, देखिए जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस में आप सभी को बता रही हूँ, ये एज़ पर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो भी मैं चीज़ें पढ़ती हूँ
और बुक्स भी मेरे पास मैंने बताया SP चौबे है, एक टीचर एजुकेशन की RA शर्मा है। तो ये सारी बुक्स मैं रेफ़र करती हूँ, ठीक है, जिसको मैं खुद पढ़ती हूँ और मतलब उससे मैं छोटे मोटे नोट्स भी बनाती रहती हूँ और वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अभी सिर्फ MCQ रीड करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ ना आए कि भाई नेशनल लेवल की एजेंसी कौन कौन सी संस्था है, स्टेट लेवल पे कौन कौन सी संस्था है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन सी संस्था है, बनाया क्यों गया है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं, आप जब तक इसको नहीं समझेंगे फिर आगे आपको चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे मुश्किल बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है। अभी तो मैं यहाँ सिर्फ ये बता रही हूँ कि फुल फॉर्म क्या है, ईयर कब आया, क्योंकि अगर B.Ed में जिस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसमें इसी लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप भी है कि भाई इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो बहुत उतना आपके सिलेबस में है नहीं, जितना है मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे आपको वीडियोस में बताने की, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई सभी इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके नोट्स हैं ये आपको सिर्फ इस बार नहीं हर बार काम आएंगे। और पता है, अपने नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट नोट्स, दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं वो अपने नोट्स, खुद के नोट्स होते हैं, ठीक है। तो मेरा गला ख़राब होने के बावजूद आप लोगों ने इतना साथ दिया, थैंक यू। जिन लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। आप लोग अच्छे से पढ़िए। और ये पार्ट 3 था वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हेल्प करने के लिए आप सुपर थैंक्स फीचर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप नहीं लगाई है। जो भी वीडियोज़ हैं बिल्कुल आप देखते हैं, ठीक है। बाकी मैं सोच रही हूँ मेंबरशिप लगाने के लिए अभी, ठीक है, क्योंकि आई हैव टू मतलब अपग्रेड माई जो भी चीज़ें, अभी मैं ऐसे ही माइक से रिकॉर्ड कर रही हूँ टेम्परेरी, तो आई हैव टू अपग्रेड माई थिंग्स। तो बट अभी वो एक बैकग्राउंड में है, करना है नहीं करना है, ठीक है। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, 99 के आसपास रहेगी, ऐसा सोचा है। तो खैर दैट अपार्ट, आप अच्छे से पढ़िए। आप लोग को जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑलरेडी यू आर पेइंग, अगर जो प्राइवेट से B.Ed कर रहे हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी यू आर इन्वेस्टिंग, तो उसको आप वापस कैसे लाएंगे। अच्छे से पढ़िए और गवर्नमेंट जॉब लीजिए, फिर तभी आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें अब मिलते हैं फिर आगे पार्ट 4 में, ठीक है, जिसमें हम यूनिट 3 कवर करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और टेलीग्राम ग्रुप में आप एक दूसरे की हेल्प करिए। अब आप लोग सीनियर हो गए हैं तो जो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे चैनल से सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस की प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिए कि भाई आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को हेल्प कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि सेमेस्टर 4 का मतलब चीज़ें कंप्लीट करूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।